हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी देसी में। और हम लोग यहाँ पे आज स्टार्ट करेंगे मगध का उदय। पहले मैंने बौद्ध और जैन को पढ़ा दिया है, तो आप उसको देख लेना, ठीक है। और इसको भी देखो मगध में। तो मगध एक क्या था? महाजनपद था। तो महाजनपद क्या होता है उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे जनपद को, और जनपद को समझने के लिए सबसे पहले जानेंगे जन क्या होता है। जन क्या होता है सोचो आप लोग। जन होता है, जन का मतलब क्या होता है? लोग। जहाँ लोग रहते हैं, ठीक है, उसको जन बोलते हैं। और जो लोग किसी एक निश्चित भूभाग में, किसी एक भूमि पे रहते होंगे, तो उस क्षेत्र को क्या बोल देते हैं? उस भौगोलिक संरचना को जनपद। और उस समय क्या हुआ कि जब ये अपने राजनीतिक प्रभुत्व के लिए, संसाधन के लिए लड़ाई करने लगे एक दूसरे से, एक जनपद दूसरे जनपद से, तो कोई तो विजयी होगा। तो एक जनपद, जब जैसे ये जनपद हो गया मगध, ठीक है, और इसने यहाँ पे अंग जनपद है, ठीक है, इसने पहले ही जनपद है, तो इसने इस पे आक्रमण करके इसको हड़प लिया। तो उसके बाद ये वाला क्षेत्र क्या कहलाने लगा? मगध जनपद। इसी तरह से मतलब क्या हुआ ना कि एक अलग अलग, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ये, ठीक है। तो यहाँ पे सभी क्षेत्र अलग अलग से उस पर आक्रमण करने लगे और अपने क्षेत्र में आने लगे। तो ये धीरे धीरे जनपद एक बड़ा हो रहा होते चला गया, और यही महाजनपद कहलाया। और ये महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपद थे, ठीक है। टोटल 16 महाजनपद थे। ये जनपद अपने आप में क्या थे? या तो राजतंत्रात्मक थे, या ये लोकतांत्रिक थे। राजतंत्रात्मक मतलब क्या होगा? जो भी प्रशासनिक व्यवस्था होगी, जो भी ऊपर के नीचे के जो भी व्यक्ति होंगे, वो सब क्या होंगे? राजघराने से होंगे, ठीक है। राजा उन पे शासन कर रहा होगा। और लोकतंत्र में क्या होगा? जो जनता के द्वारा चुना गया है, जो मेन हेड है वो जनता के द्वारा चुना जाएगा, और जनता में से ही होगा, वो लोकतंत्र होगा, ठीक है। तो ये जो बड़े राज्य हुए, इनको उनके उदय का क्या कारण था? इनके तो उन्हें उदय का एक कारण था गंगा का उपजाऊ मैदान, ठीक है। तो वहाँ से इन लोगों को संसाधन मिला, उन लोग कृषि में अधिक वो उपज करने लगे। और इसमें एक और फैक्टर जुड़ता है, लोहा का आविष्कार। और लोहा का जो था ना उपकरण में टेक्निकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ, यानी लोहा के उपकरण बहुत ज़्यादा बनने लगे उस टाइम में, और उसका यूज भी होने लगा। तो उससे क्या हुआ, जो कृषि खेती थी वहाँ पे कम संसाधन में, कम लागत में अच्छा वहाँ उपजाऊ होने लगा सब कुछ। और तो उससे क्या हुआ कि जैसे मान के चलो कि पहले खेती होती थी वो 10 कट्ठा में खेती होती थी, ठीक है। 10 कट्ठा में मान के चलो कि 1 टन गेहूँ हुआ, ठीक है। अब बाद में जब इन सब प्रौद्योगिकी के लोहा के उपयोग से वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसका उर्वरकता बढ़ गया, तो उर्वरकता बढ़ गया, यहाँ पे 2 टन होने लगा। तो ये जो अधिशेष बचा 1 टन, इससे क्या होगा? व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा, व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा तो और भी समृद्धि आएगी। तो इसी तरह से नए नए राज्यों का शक्तिशाली होना प्रारंभ हो गया, ठीक है। उसके जो शक्तिशाली आरंभ हुआ, उससे क्या हुआ कि लोग जो थे, जो कि एक परिवार के प्रति जिम्मेदार थे, वो ज़्यादा जिम्मेदारी अब एक जनपद के प्रति होने लगे, क्योंकि उनके प्रति निष्ठा ज़्यादा बढ़ने लगी। इसी में धीरे धीरे फिर महाजनपद आ गया। महाजनपद कितने बताया मैंने? 16। इसका जिक्र कहाँ कहाँ है बताइए? ये अगुंतर निकाय में है। अगुंतर निकाय ये क्या होता है? ये सुत्त पिटक का ही भाग है, सुत्त पिटक का ही भाग है। सुत्त पिटक किसने लिखा था? जल्दी बताओ। आनंद ने, ठीक है। और इसी का अगुंतर निकाय है, और उन्हीं में इसका जिक्र है 16 महाजनपद का। तो हम लोग एक एक करके पहले 16 महाजनपदों को देखते हैं। यहाँ पे मगध की राजधानी क्या हुई? राजगीर या ग्रीवरज। तो यहाँ पे किसका शासन था? हर्यक वंश का शासन था, वही बिंबिसार अजातशत्रु, ठीक है। और ये देखिए वज्जी वैशाली, पहला गणतंत्र, ठीक है। कौन सा था? वज्जी वैशाली। यहाँ पे क्या था? राजा चेतक का शासन था। और यहाँ पर लिच्छविक के, जात्रिक और वज्जियों सहित एक संघ था। यहाँ पे जात्रिक कुल के ही कौन थे? जल्दी बताओ। भगवान महावीर, ठीक है। और ये मल्ल की राजधानी क्या है? कुशीनारा। यहाँ पे क्या हुआ था बताओ? भगवान बुद्ध को खाने के लिए कुछ दिया गया था, उसके बाद महापरिनिर्वाण को प्राप्ति हुई उनकी, ठीक है। तो चलिए फिर यहीं पे और आते हैं। ये देखिए काशी हो गई, इसकी राजधानी वाराणसी, ठीक है। और आते हैं गांधार, यहाँ पे देखिए तक्षशिला, सही है। वत्स कौशाम्बी, बताइए, खोजिए कहाँ पे है, दिमाग तुरंत लगाइए। चलिए वत्स कौशाम्बी, ठीक है। मैं बोलते जा रहा हूँ, आप लोग तो पढ़े होंगे, रिवीजन भी करते जाना आप लोग जो पढ़े। कुरु इंद्रप्रस्थ, यही कुरुवंश इंद्रप्रस्थ में, ठीक है। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, कहाँ? युधिष्ठिर वाला। यहाँ अपना अंग क्या था? चंपा। वो उस समय जो हम लोग महाभारत में पुरानी कथा में क्या था? कौन? कर्ण, दानवीर कर्ण। ये मत्स्य, इसका विराटनगर, ठीक है। और अस्मक कहाँ पे है? खोजो। यहाँ पर देखिए अस्मक, इसकी राजधानी क्या थी? पोटली।
पोटाली या कहीं पे पोटली भी लिखा रहता है। तो ये क्या है, ये एकमात्र महाजनपद है जो दक्षिणा पथ में था, मतलब दक्षिण में था। एकमात्र जो महाजनपद है जो कि दक्षिण में है, दक्षिणा पथ पे है, वो कौन है, अस्मा का। ठीक है, अस्मा का राजधानी पोटली, अवंती, ठीक है, उज्जैनी, समझे। चलिए, सुरसेन मथुरा, सुरसेन मथुरा, ठीक है, अवंती। यहाँ पे उत्तरी अवंती में क्या होगा, उत्तरी अवंती में उज्जैन, ठीक है, और दक्षिणी अवंती में महिष्मति। हम लोग अभी पढ़ेंगे कि जो 16 महाजनपद थे उसमें जो महत्वपूर्ण था मगध, कौशल, ठीक है, वज्जी, अवंती, इन सब के बीच में क्या होता था, संघर्ष होता रहता था। और इसमें सबसे शक्तिशाली क्या बन के उभरा, मगध, समझे। तो ये मगध है। मगध क्या राजनीतिक प्रभुत्व की दृष्टि से भी वृद्धि हुआ इसका, और सबसे वृद्धि स्टार्ट हुआ इसका बिंबिसार के टाइम में। बिंबिसार ये किस वंश के थे, हर्यक वंश के। और आप लोग को पता है ये जो मगध है, मगध को दूसरा शहरीकरण बोला जाता है। क्यों, और बताओ। क्योंकि जब बाद में जब खुदाई हुई, जब पता चला कि यहाँ पे जो हड़प्पा है वो बहुत पहले है, तो उसको पहला शहरीकरण बोला गया। तो ऑलमोस्ट उससे पहले तो इसी को पहला शहरीकरण बोला जाता था जो मगध साम्राज्य था। लेकिन जब ये हुआ तो उसके बाद दूसरा शहरीकरण यहाँ पे हुआ ये। तो वैदिक को बोलोगे आप शहरीकरण नहीं बोलते, नहीं, ये क्या थी, ग्रामीण व्यवस्था थी, ग्रामीण व्यवस्था थी, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग मगध के वंश को देखते हैं। तो मगध के वंश में सबसे पहला वंश क्या है, हर्यक वंश। दूसरा इसके बाद क्या आएगा, हर्यक वंश को हराने के बाद शिशुनाग वंश। देखो इसमें 3 ही आपको मिलेंगे, शिशुनाग और नंद वंश, ठीक है, नंद वंश। और इसी नंद वंश के लास्ट राजा धनानंद को हरा करके कौन, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की। तो हम लोग मगध में नहीं, मगध का ही पार्ट है उसका आगे, लेकिन उसको हम अलग से मौर्य वंश में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए आराम से आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको अच्छे से कहानी के रूप में सुनना आप। सबसे पहली बात, जब हम हर्यक वंश के स्टार्ट करते हैं तो हर्यक वंश क्या है, हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन आपको पूछ सकता है क्वेश्चन कि पितृहंता वंश निम्नलिखित में से किसको बोला जाता है। तो क्यों पितृहंता, मतलब पितृ मीन्स पिता, हंता मीन्स हत्या करने वाला, यानी जो पिता का हत्या करे। तो इसके जो मेन जो राजा हुए उसमें आप लोग देखोगे कि पहला राजा बिंबिसार, बिंबिसार, दूसरा राजा अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु, तीसरा राजा, जल्दी सोचो, उदयन। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि ये सब एक दूसरे को मार करके, अजातशत्रु ने बिंबिसार को मारा, उदयन ने अजातशत्रु को मारा, तो इसलिए वजह से पितृहंता वंश हो गया, ठीक है। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं फटाफट। पहले हम लोग देखते हैं बिंबिसार को। बिंबिसार को इनका कार्यकाल कितने था, 544 से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक, समझे। ये क्या हुआ, ये इनका जो मेन पॉइंट है जो आपको इम्पोर्टेंट समझना चाहिए वो मैं बस बता दे रहा हूँ। अवंती जो है, अवंती देखें हम लोग, अवंती, ये अवंती के जो राजा थे कौन थे, चंद प्रदोत, प्रदोत थे। अवंती के राजा कौन थे, प्रदोत, चंद प्रदोत। ये इनका प्रतिद्वंदी था, कौन, किसका, मगध का, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ये इससे कौन दोस्ती कर लिया, बिंबिसार। बिंबिसार दोस्ती हो गया, फिर उसके बाद ऐसी स्थिति आई कि इसके लिए इतना अच्छा मित्र बन गया कि इसको एक रोग हो गया था प्रदोत को, कौन सा, पांडु रोग। कई जगह आपको पीलिया भी मिलेगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसको जो रोग हुआ था उसका इलाज कराने के लिए क्या किया गया था, उन्होंने अपने एक जो उनका वैद्य था, राजवैद्य, जिसका नाम था जीवक, याद रखना ये नाम, जीवक, इसको इसकी सहायता के लिए भेजा था इलाज करने के लिए। यही वो जीवक है जिसको कि भगवान बुद्ध की सेवा करने के लिए भी भेजा था बिंबिसार ने। अभी लोग यहाँ देखो, अंग, चंपा, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ था। यहाँ के एक राजा थे जिसका नाम था ब्रह्मदत्त, ठीक है, ब्रह्मदत्त। इसको हरा करके बिंबिसार ने अंग पे भी कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो बिंबिसार के लिए 3-4 पॉइंट कौन सा हो गया, ये अवंती के राजा चंद प्रदोत जो थे उनसे इनकी प्रतिद्वंदिता थी, लेकिन इसको इसने मित्र बना लिया। और इसको एक कुछ रोग था, उसके लिए जीवक को इनका इलाज कराने के लिए, सहायता करने के लिए भेजा। और यही वो जीवक था जिसको भगवान बुद्ध की सेवा के लिए बिंबिसार ने भेजा था। और इसने ब्रह्मदत्त को हरा करके चंपा पे कब्जा कर लिया। और आप लोग जानते हो चंपा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ से जो अंतर्देशीय समुद्री मार्ग में जो व्यापार होता था, चंपा कहाँ, मुंगेर के आसपास है, ठीक है। तो वहीं से ये बहुत सारा व्यापार होता था ये क्षेत्र, इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है।
और ये क्या किया, और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि बिंबिसार ने जो अपना जो विस्तार है, जो साम्राज्य विस्तार है, सबसे पहले उसकी स्थिति एक तो युद्ध करके उन्होंने ये हासिल की। दूसरा और क्या बना, वैवाहिक संबंध स्थापित करके भी अपना साम्राज्य का विस्तार किया। जैसे उनकी पहली पत्नी कहाँ से थी, इनकी पहली पत्नी थी कौशल से, ठीक है, कौशल, देखिए ये कौशला कि कौशल से थी, ये यहाँ की महाकौशला थी। है इससे क्या किया कि शादी करके फिर कौशल काशी प्राप्त कर लिया इन्होंने। दूसरी पत्नी वैशाली की थी, वैशाली की लिच्छवी कुमारी, चेलेना नाम था उसका, चेलेना, चलना, ठीक है। और ये इसी से किसका जन्म हुआ, अजात शत्रु का, ठीक है। तो अजात शत्रु का जन्म हुआ कहाँ से, वैशाली की रानी से। तीसरी पत्नी जो थी वो मद्रसेन थी, मद्र की रानी थी, और वो उनसे उनका शादी हुआ। चलिए, तो जो दूसरे नंबर के राजा थे कौन थे, अजात शत्रु। इसका दूसरा नाम क्या था, इसको कुनिक भी बोलते थे, ठीक है, कुनिक। प्रसेनजीत को हरा करके, जो प्रसेनजीत कौन थे, ये जो हम लोगों ने कौशल देखा जिससे काशी लिया गया था, तो प्रसेनजीत ने काशी उल्टा ले लिया, वापस ले लिया। तो अजातशत्रु ने फिर इसको हरा करके काशी को पुनः प्राप्त किया, ठीक है। किसको, अजातशत्रु ने किसको हराया था, प्रसेनजीत को, प्रसेनजीत को हरा करके फिर से वापस ले लिया था, ठीक है। अब नाना चेतक कौन थे बताओ, वैशाली के जो राजा थे, वो उनके नाना थे, उनको हरा करके वैशाली पर कब्जा कर लिया। फिर उन्होंने मल्लों को हराया, और उनके एक मंत्री थे जो वस्साकार नाम था उसका, ठीक है। इसी की सहायता, इसी के राजनीतिक जो कूटनीति थी, उन्हीं के आधार पर उन्होंने वैशाली को हराया था। और इसी समय में इन्होंने एक उपयोग किया था एक चीज़ का, जिसका कि नाम था, जो कि युद्ध में उन्होंने उपयोग किया था, उसका नाम था महाशिलाकंटक, ठीक है। एक और था, कौन दूसरा क्या था, रथमूसल। तो महाशिलाकंटक क्या था कि एक, जैसे नहीं होता बाहुबली में देखे थे, एक यहाँ पे ऐसा कुछ टाइप का होगा, यहाँ पत्थर होगा और इसको यहाँ से छोड़ा जाएगा तो ये पत्थर उड़ करके वहाँ जा करके लग जाए, तो महाशिलाकंटक हो गया। रथमूसल क्या हुआ कि मान के चलो कि आपका ये रथ है, ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है इसलिए मुझे माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पे सारथी बैठा हुआ है और इस रथ है। यहाँ पर क्या होता था, एक पंखी टाइप का, जो आप बाहुबली में देखे होंगे, वो क्या था, ऐसे रथ, ये था रथमूसल, मतलब आगे मारा, ये घूमता हुआ चक्री करता हुआ आगे पूरा एकदम सबको खतरनाक तरीके से धाराशाही करता हुआ आगे बढ़ता है। तो ये दो चीज़ें याद रखना, ये वस्साकार के द्वारा ही डेवलप किया गया था और अजातशत्रु के टाइम में ही इसको यूज किया गया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट राजा की तरफ, उनका नाम था उदयन, ठीक है, उदयन, ये उदयन थे। तो उदयन ये पाटलिपुत्रा के राजा थे, ठीक है। क्यों बताओ, ये रीजन इसका कुछ इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ की ये फेमस है, क्या है कि इससे पहले जो राजधानी थी वो राजगिरी थी, ठीक है। उदयन ने क्या किया, यहाँ पर जो ये गंगा और सोन का जो संगम था, उस स्थान पर किला का निर्माण करवाया और पाटलिपुत्रा राजधानी ले गए। तो उदयन का क्या हुआ, पाटलिपुत्रा राजधानी इन्होंने शिफ्ट किया, ठीक है, पाटलिपुत्रा। और इसके बाद इसके लिए इतना ही रखो। इसका एक लास्ट शासक था, उसका नाम था नागदशक, ठीक है, ये नाम याद रख लेना, नागदशक। कौन था, अंतिम शासक। तो प्रथम शासक तो आप जानते हो ना, अंतिम शासक भी कभी कभी पूछ देता है। तो नागदशक, यहाँ देखो इसके नाम में क्या है, नाग है, ठीक है, नाग है। तो नाग से ही आएगा क्या, शिशुनाग। नाग को हराया तो शिशुनाग पैदा हुआ, ठीक है। शिशुनाग आकर के क्या करेगा, शिशुनाग वंश का स्थापना करेगा। शिशुनाग वंश किसके द्वारा स्थापित होगा, वो शिशुनाग के द्वारा ही स्थापित होगा, शिशुनाग, एकदम सही। शिशुनाग ने क्या किया, शिशुनाग ने इसने 413 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना की। इसके ये कौन थे, ये नागदशक के मंत्री थे। नागदशक कौन थे, हर्यक वंश के राष्ट्र राजा, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, वैशाली अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र किया, वैशाली। और इसने अवंती को हराया। अवंती से क्या हो गया था, एक मित्रवत संबंध हो गया था मगध में बिंबिसार के टाइम में। तो अवंती को इन्होंने हराया और इसको मगध का हिस्सा बनाने लगा। तो यानी 100 साल का जो पुराना जो चलाई प्रतिद्वंदिता चल रही थी उसको ख़त्म किया इन्होंने। इसके बाद इनके पुत्र आते हैं कालाशोक, ठीक है, कालाशोक। ये इसको एक दूसरा नाम भी है काकवर्ण। एक चीज़ मैंने अभी मिस कर गया पीछे, ये जो अजातशत्रु है इसके टाइम में क्या हुआ था, पहली बौद्ध संगति, ठीक है, कहाँ पे, राजगीर में। अब आते हैं यहाँ पे, तो कालाशोक, इसको काकवर्ण भी बोलते हैं। इसने क्या किया था, राजधानी को पाटलिपुत्रा स्थानांतरित किया था, ठीक है, फिर से। तो लास्ट में उसके बाद फिर पाटलिपुत्रा ही रह जाएगी। तो कालाशोक के टाइम में जो वैशाली था, वैशाली में ही क्या हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, सही है।
तो चलिए आते हैं इसके एक जो शिशुनाग वंश के अंतिम शासक थे उसका नाम था नंदीवर्धन। देखो एक चीज़ याद रखना, जो हम लोग हर्यक वंश को देखें तो हर्यक वंश का लास्ट शासक कौन था? नागदशक। नागदशक। तो इसी से रिलेटेड अगला कौन सा आएगा? शिशुनाग, समझे। और शिशुनाग का लास्ट नंदीवर्धन, तो इसी से एक वंश आएगा क्या? नंद वंश। और उसका पहला का नाम क्या था राजा का? महापद्म नंद। ये बहुत ही प्रतापी राजा था, ठीक है। इसमें ये पूरा एक अपने आप को एक राट मतलब सम्राट टाइप का उस टाइप का उपाधि ये धारण किया, ठीक है। और इसका एक अन्य नाम था महापद्म नंद का, इसका नाम था उग्रसेन। और इसने क्या किया? कलिंग को मगध में शामिल कर दिया। कलिंग जो था, कलिंग जो उड़ीसा का क्षेत्र था, उसको क्या किया? मगध में शामिल किया। और वहाँ पर एक जिन की मूर्ति थी जो उनका बहुत पौराणिक टाइप का मूर्ति वगैरह था, उसको उठा करके ये मगध लेके चले आए, ठीक है। और इससे एक और रिलेटेड है कि महापद्म नंद के समय में एक राइटर थे, एक लेखक थे, उसका नाम था पाणिनि, ठीक है। इनका एक बुक था इम्पोर्टेंट, उसका नाम बताओ? अष्टध्यायी, समझे। अब आते हैं नेक्स्ट, इसका एक जो अंतिम शासक था, उसमें बहुत सारे शासक हुए बीच में, उसमें अंतिम शासक था धनानंद, ठीक है। इसी के टाइम में किसने आक्रमण किया था? सिकंदर ने आक्रमण किया था। कब? ये 326 ईसा पूर्व में, ठीक है। और इसने वहाँ पर एक युद्ध लड़ा झेलम नदी के तट पे। किससे लड़ा था? किसने? सिकंदर ने। झेलम नदी के तट पे पोरस थे एक राजकुमार, उससे लड़ाई हुई थी इनकी। और इसमें पोरस विजेता नहीं हुए थे, ये हार गए थे। तो पोरस को क्या हुआ था? पोरस को फिर लेकिन जो इनका बहादुरी था इसको देखते हुए इन्होंने फिर से इसके राज्य को वापस लौटा दिया सिकंदर ने इसको। उसका फिर ये व्यास नदी जो थी, व्यास नदी से सिकंदर इधर पार करना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे कुछ ज़्यादा अफवाह वगैरह सुने और उनको लगा कि यहाँ का राजा बहुत प्रतापी है, यहाँ से नहीं जीत पाऊँगा। तो फिर वो वहाँ से वापस लौट गए और घर पहुँचे। और घर पहुँचने के बाद जो बीमार पड़े और उसके बाद ये मृत्यु को प्राप्त हो गए। कहाँ पे? बेबीलोन में। सही है। इन्होंने अपने घोड़े के नाम, जो इसका नाम बौकेफाल था, इसके नाम पे एक शहर का भी स्थापना किया, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ सिकंदर के आने से, एक गांधार कला थी, गांधार कला, इसका विकास हुआ, ठीक है। कला का विकास हुआ। एक नंदो प्रकमनी एक विशेष प्रकार का मापक था, मानक था। इनका भी आविष्कार इसी के समय में। किसको आविष्कार है? किसको माना जाता है? धनानंद को। एक बात टाइप का होगा। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो व्यापार वाणिज्य था वहाँ उत्तरापथ कौन था? दक्षिणापथ। उत्तरापथ से ऊपर वाला चीज़ था, वहाँ पे ताम्रलिप्ति एक बंदरगाह था। ये पूछ देता है ताम्रलिप्ति क्या है, ठीक है। ये एक बंदरगाह था, सही है। चलिए, तो फिर इसी तरह क्या हुआ? धीरे धीरे इसके बाद काफ़ी दुर्बल पड़ गया और नंद वंश यहीं पर इसने धनानंद ने ही किसका अपमान किया था? चाणक्य का। और चाणक्य ने उस अपमान को अपने सर माथे पे लिया और उससे लेकर के चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत ट्रेंड किया और उससे फिर मौर्य वंश की स्थापना की। तो चलिए, इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते थे इससे बाहर नहीं आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।